नमस्कार, गुड इवनिंग। चैप्टर 1 के अगले वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। और आज जानेंगे अपन चट्टानों का अपक्षय, वेदरिंग ऑफ रॉक्स, कि चट्टानें नष्ट कैसे होती है और उनसे मृदा का निर्माण कैसे होता है। यानी मिट्टी का पैतृक पदार्थ क्या है, मृदा निर्मित होती है चट्टानों के नष्ट होने से, तो उसके क्या क्या कारण हैं। चलिए शुरू करते हैं। अपक्षय वह क्रिया है, यानी वेदरिंग यानी नष्ट होना, टूटना। वेदरिंग या अपक्षय वह क्रिया है जिसके फलस्वरूप मृदा के पैतृक पदार्थ का निर्माण होता है। मिट्टी या सॉइल जो है उसका मूल पदार्थ किससे निर्मित होता है? चट्टानों के अपक्षय से। चट्टानों का अपक्षय 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? भौतिक या यांत्रिक अपक्षय, यंत्रों की सहायता से चट्टानों को तोड़ा जा सकता है या भौतिक साधनों की सहायता से। रसायनों की सहायता से, कुछ रसायन हैं जो चट्टानों का क्या कर सकते हैं? अपक्षय कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। और कुछ जीव भी क्या कर सकते हैं? चट्टानों को नष्ट कर सकते हैं, उनका अपक्षय कर सकते हैं। क्लियर? अब देखो, फर्स्ट देखते हैं भौतिक अपक्षय यानी फिजिकल वेदरिंग। भौतिक अपक्षय और उसके क्या क्या कारण हैं, ये फर्स्ट है। विभिन्न भौतिक शक्तियों द्वारा ठोस एवं स्थूल चट्टानों का टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में विघटन होने की प्रक्रिया को भौतिक अपक्षय कहा जाता है। कि भौतिक शक्तियों द्वारा, जैसे विस्फोट द्वारा चट्टानों को तोड़ दें या चोट मार करके तोड़ दें, तो विभिन्न भौतिक शक्तियों द्वारा ठोस एवं स्थूल चट्टानों का टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में विघटन होने की प्रक्रिया को भौतिक अपक्षय कहा जाता है। जैसे पहाड़ों में विस्फोट करके उनको चट्टानों को तोड़ा जाता है, वो भौतिक अपक्षय। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ का रासायनिक संगठन नहीं बदलता है और यह प्रक्रिया निम्न भौतिक कारकों से होती है। कौन कौन से वो भौतिक कारक हैं जिनके द्वारा भौतिक अपक्षय संभव है, वो भी देख लेते हैं। पहला भौतिक कारक है, देखो, टेम्परेचर। तापक्रम के बढ़ने के साथ चट्टानों की ऊपरी परत धीरे धीरे गर्म होकर फैलने लगती है। टेम्परेचर बढ़ता है तो ऊपरी परत गर्म होकर फैलती है और कम होने पर सिकुड़ती है। टेम्परेचर कम होने पर क्या होता है? सिकुड़न होती है। इस प्रकार तापक्रम के बढ़ने और घटने से चट्टानों का प्रसार और संकुचन से कमज़ोर होकर वो खंडित हो जाती है। टेम्परेचर बढ़ने और घटने से क्या होती है? संकुचन और फैलाव होता है। बार बार संकुचन होने और फैलने से चट्टानें जो है क्या होती है? खंडित हो जाती है, तब बाद में छोटे छोटे टुकड़ों में विघटित हो जाती है। इसके अतिरिक्त चट्टानों में पाए जाने वाले खनिज पदार्थों की ताप के साथ फैलने और सिकुड़ने की दरें भिन्न भिन्न होती है। अब अलग अलग खनिज की फैलने और सिकुड़ने की दर भिन्न भिन्न हो सकती है। खनिजों की इस प्रवृत्ति के कारण वे टूटकर अलग अलग हो जाते हैं। क्लियर? चलिए, अब देखो, अगला कारक अपने है जल। वेग से प्रवाहित वर्षा जल के कारण चट्टानों का कुछ अंश टूटकर अलग हो जाता है। जब वर्षा जल जो है तेज़ी से गिरता है तो उससे भी क्या होता है? चट्टानें जो है टूटती है। वर्षा जल जब इन टूटे फूटे टुकड़ों को लेकर बहता है तो टुकड़ों में आपसी टकराव और घर्षण के कारण छोटे छोटे विभागों में विभक्त हो जाते हैं। जैसे अपने नदी के जल के अंदर जो पत्थर हैं वो बार बार एक दूसरे से घर्षण करते हैं, पानी के साथ भी घर्षण होता है और नीचे आपस में इन टुकड़ों के मध्य भी घर्षण होता है, जिसके कारण वो छोटे छोटे भागों में विभक्त हो जाता है, जिससे अपन जो बजरी देखते हैं वो अपने को मिलती है। तो मिट्टी, सॉइल का ही एक रूप है। क्लियर? अब देखो, नदी के जल द्वारा चट्टानों का अपक्षय का प्रदर्शन है। यह नदी का पानी है और इसमें बहुत सारे पत्थर हैं, वो गति करते हैं। इनके आपस में क्या होती है? टक्करें होती रहती है पत्थरों के मध्य, और टक्कर होने से पत्थर क्या होते हैं? छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं और इससे सॉइल का निर्माण होता है। अगला देखो, बर्फ़ या आइस। चट्टानों की दरारों में फंसा हुआ जल ठंडक के कारण बर्फ़ के रूप में जम जाता है तो उसका आयतन 9% बढ़ जाता है। कितना प्रतिशत? 9%। और आयतन बढ़ने के कारण चट्टानें टूटने लगती है, और जब चट्टानें टूटने लगती है तो वो सॉइल निर्मित करती है। अब देखो, बर्फ़ के जमने से चट्टानों के अपक्षय का प्रदर्शन। ये दरारें पड़ गई है, देखो यहाँ। इन दरारों में पानी गया पहले और पानी जाकर के बर्फ़ में बदल गया। ये देखो यहाँ,
और बर्फ़ के कारण चट्टान का आयतन बढ़ा और फिर चट्टान टूटकर छोटे छोटे कणों में विभक्त हो जाती है। क्लियर। नेक्स्ट देखो हिमजल, ग्लेशियर। अब ग्लेशियर क्या होते हैं? बर्फ़ के पहाड़, बर्फ़ जहाँ गिरती है उनके पहाड़ बन जाते हैं एक तरीके से, उनको ग्लेशियर कहा जाता है। हिमजल यानी ग्लेशियरों के पिघलने से। हिमजल अपने साथ चट्टानों के टुकड़े लेकर बहते हैं, यानी ग्लेशियरों के पिघलने से जो पानी अपने को प्राप्त होता है वो होता है हिमजल, और वो अपने साथ चट्टानों के टुकड़े लेकर बहते हैं, जिससे ये दाब और रगड़ से छोटे टुकड़ों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ग्लेशियर के साथ जो चट्टानों के छोटे टुकड़े बहते हैं वो रगड़ से और दाब से और छोटे टुकड़ों में बदल जाते हैं, उससे सोयल के पार्टिकल्स निर्मित होते हैं। नेक्स्ट देखो हवा, विंड। तेज़ वायु अपने साथ बालू एवं पत्थर के छोटे छोटे कण उड़ाकर ले जाती है, जिसके फलस्वरूप चट्टानों की ऊपरी परत का कुछ अंश टूट जाता है। तेज़ वायु है, अपने साथ बालू और पत्थर के छोटे छोटे कण उड़ा करके ले जाती है, जिसके फलस्वरूप चट्टानों की ऊपरी परत का कुछ अंश टूट जाता है। बालू के और पत्थर के छोटे छोटे कण जो हैं हवा में होते हैं, वो जाकर के चट्टानों से टकराते हैं, और टकराने से जो है चट्टानों की ऊपरी लेयर जो है उसका कुछ अंश टूट जाता है। ये देखो हवा द्वारा चट्टानों का अपक्षय। हवा जब बहती है तो चट्टानें जो है देखो क्या हो गई है, अपक्षयित हो रही है। इस तरीके से हवा के कारण ऐसा हो रहा है। फिर देखो नेक्स्ट है आकाशीय बिजली का कड़कना, एनवायरमेंटल लाइटनिंग। वर्षा के मौसम में आकाशीय बिजली के कड़कने के फलस्वरूप चट्टानों में दरारें पड़ जाती है और बाद में ये टूटकर विखंडित हो जाती है। वर्षा के मौसम में आकाशीय बिजली के कड़कने के फलस्वरूप चट्टानों में क्या होती है, दरारें पड़ जाती है, बाद में टूट करके विखंडित हो जाती है। अब देखो नेक्स्ट है रासायनिक वेदरिंग, रासायनिक अपक्षय, केमिकल वेदरिंग। चट्टानों एवं खनिज पदार्थों के मूल रूप में रासायनिक संगठन में परिवर्तन के फलस्वरूप जब नए पदार्थ बन जाते हैं, चट्टानों या उनमें उपस्थित खनिज पदार्थों के मूल रूप के रासायनिक संगठन में परिवर्तन के फलस्वरूप नए पदार्थों के बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, रासायनिक अपक्षय कहते हैं। कि चट्टान और खनिज, उनमें उपस्थित जो खनिज हैं वो मूल रूप से किसी दूसरे पदार्थ में परिवर्तित हो जाते हैं, तो इसको कहते हैं रासायनिक अपक्षय। रासायनिक अपक्षय में जल की उपस्थिति के होने के कारण ये प्रक्रिया तेज़ होती है। जब जल उपस्थित होता है तो ये प्रक्रिया क्या होती है, रासायनिक अपक्षय की प्रक्रिया तेज़ होती है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ये गति मरु प्रदेशों की अपेक्षा अधिक होती है, और रासायनिक अपक्षय जो है निम्नलिखित प्रकार से होता है। इसमें फर्स्ट है जल अपघटन, वाटर हाइड्रोलाइसिस। चट्टानों के खनिजों का संपर्क जब जल के साथ होता है तो जल का हाइड्रोजन आयन खनिजों के धनायनों के साथ स्थानांतरित हो जाता है। चट्टानों के खनिजों का संपर्क जब जल के साथ होता है तो जल का हाइड्रोजन आयन खनिजों के धनायनों के साथ स्थानांतरित हो जाता है। खनिजों के धनायनों के साथ स्थानांतरित हो जाता है, जिससे क्या होता है, खनिज का रासायनिक संगठन। अब देखो चट्टान में उपस्थित जो खनिज है वो जब जल के साथ रिएक्शन करता है तो उसका रासायनिक संगठन बदल जाता है, और इस प्रक्रिया में जल अणु में उपस्थित H+, जल आपको पता है एक तो H+ से बनता है और एक OH-, ये दो आयन इसको मिल करके जल का निर्माण करते हैं। क्लियर। तो जल अणु में उपस्थित H+ आयन और हाइड्रोक्सिल आयन यानी OH- में टूट जाता है जल अणु। इस प्रक्रिया के दौरान चट्टानें निर्बल होकर टूटने लगती है। ये जल के अणु चट्टानों एवं खनिज पदार्थों के साथ मिलकर के नए यौगिकों का निर्माण कर लेते हैं। जैसे ये ऑर्थोक्लेज खनिज है, इसमें ये पोटेशियम आयन जो है वो क्या हो जाता है, H+ आयन से प्रतिस्थापित हो जाता है, यानी H+ आ जाता है और K+ निकल जाता है। तो ये K+ तो जुड़ जाता है OH के साथ, तो एक तो बन जाता है KOH,
और ये H+ जो है वो K की जगह आ जाता है, यानी ये अपना स्थान बदल लेते हैं, H की जगह K की जगह H। क्लियर। तो जल अपघटन एक दोहरा प्रक्रम है। तो ये ऑर्थोक्लेज खनिज है, जल के साथ रिएक्शन करके अम्लीय सिलिकेट मृत्तिका बनाता है और साथ में बनता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH। अम्लीय सिलिकेट मृत्तिका क्यों? क्योंकि यहाँ H+ आयन है इसलिए, और सिलिकेट एल्यूमिनियम और सिलिकॉन है इसलिए इसको सिलिकेट मृत्तिका या क्ले कहते हैं। क्लियर। अब देखो ये अम्लीय सिलिकेट मृत्तिका जो है यानी HAlSi3O8 ये जल के साथ पुनः संयोजन करती है और पुनः संयोजन करके और बॉक्साइट बनाती है। एल्यूमिनियम का आयस का बॉक्साइट Al2O3 2H2 होता है, ये 3H2 यानी 2H2। इसके अलावा सिलिसिक अम्ल का निर्माण होता है, सिलिसिक अम्ल H2SiO3 का निर्माण होता है। क्लियर। अब देखो जलयोजन या हाइड्रेशन। जलयोजन का अर्थ है खनिजों के साथ जल के अणुओं का रासायनिक संयोजन, यानी जल का अणु जब जुड़ता है उसको कहते हैं जलयोजन, चाहे वो किसी के साथ ही जुड़े। चट्टानों में पाए जाने वाले मृदा निर्माणक खनिजों में जल नहीं होता है, मृदा को निर्मित करने वाले खनिजों में जल नहीं होता है। अतः नमी के वातावरण में जलयोजन होने लगता है। जब वातावरण में नमी होती है, बारिश होती है, उसमें क्या होता है, खनिजों का जलयोजन होने लगता है। ये क्रिया नम प्रदेशों में शुष्क प्रदेशों की तुलना में अधिक होती है। जो नमी वाले क्षेत्र हैं जहाँ वर्षा ज़्यादा होती है उन क्षेत्रों में ये ज़्यादा पाया जाता है। फेल्सपार, पायरोक्सिन, एम्फीबोल्स आदि खनिजों में यह विक्रिया आसानी से होती है। जैसे लाल हेमेटाइट आयरन का एस का Fe2O3 ये जल के साथ योग करके Fe2O3 3H2 यानी पीला लाइमोनाइट बना लेता है। इसके अलावा कैल्शियम सल्फेट CaSO4 है, वो जल के साथ संयोग करके CaSO4 2H2 यानी जिप्सम का निर्माण कर लेता है। तो यह है जलयोजन की प्रक्रिया। जब खनिजों से जल का अणु जुड़ता है तो उसको कहते हैं जलयोजन। क्लियर। नेक्स्ट है देखो विलयन या सॉल्यूशन। जल एक अच्छा विलायक है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बनिक एवं अकार्बनिक अम्ल, लवणों के संयोग से इसकी विलायक शक्ति बढ़ जाती है, यानी घोलने की क्षमता। जल एक अच्छा विलायक है यानी इसमें घोलने की क्षमता अच्छी होती है। इसमें CO2, कार्बनिक एवं अकार्बनिक अम्ल, लवणों के संयोग से इसकी विलायक शक्ति क्या होती है, बढ़ जाती है, घोलने की शक्ति। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम आदि आयन जल में घुल करके मूल खनिजों से क्या हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं। विलयन द्वारा अपक्षय यद्यपि बहुत कम होता है परंतु अपक्षयित पदार्थ को मूल स्थान से हटा देता है। जैसे NaCl विलेय लवण है, जल के साथ ये रिएक्शन करता है तो Na+Cl- और H2O यानी मूल जो पदार्थ था उसको अलग अलग कर दिया, Na+ और Cl- में तोड़ दिया जल ने। तो ये है विलयन बना करके भी ये क्या करता है, चट्टानों का अपक्षय कर देता है। कौन? जल। नेक्स्ट देखो है ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण। विभिन्न खनिजों के साथ ऑक्सीजन का संयोग ऑक्सीडेशन कहलाता है, ऑक्सीजन का जुड़ना। आयरन, मैग्नीज या सल्फाइड युक्त खनिजों का ऑक्सीकरण नमी की उपस्थिति में अधिक होता है। आयरन हो, मैग्नीज हो या सल्फाइड युक्त खनिजों का ऑक्सीकरण नमी की उपस्थिति में अधिक होता है। उदाहरण के लिए FeO फेरिक ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड Fe+3 होता है, फेरस होता है Fe+2, फेरिक होता है Fe+3। ऑक्सीजन के साथ फेरस ऑक्साइड रिएक्शन करता है और किस में बदल जाता है, ये फेरिक ऑक्साइड में बदल जाता है। इससे भी क्या होता है, चट्टानों का अपक्षय होता है और मृदा निर्मित होती है। ऑक्सीकरण के कारण यौगिकों में घुलनशीलता एवं आयतन बढ़ने से अपक्षय क्या हो जाता है, सरल हो जाता है। यौगिकों में घुलनशीलता बढ़ती है और आयतन बढ़ने से अपक्षय क्या हो जाता है, चट्टानों का सरल हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट है अपचयन या रिडक्शन। खनिजों से ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, अपचयन। पानी की अधिकता के कारण ऑक्सीजन की कमी होती है जिसके कारण अपचयन की क्रिया होने लगती है। पानी जहाँ ज़्यादा होता है वहाँ ऑक्सीजन कम होने लगती है और ऑक्सीजन जहाँ कम होने लगती है ऑक्सीजन का निकलना क्या है, अपचयन। तो देखो Fe2O3 यानी फेरिक ऑक्साइड में से क्या निकल गई है, ऑक्सीजन O2 निकल गई है
और क्या बन गया है FeO, यानी Fe2O3 किस में बदल गया है FeO प्लस O2 में, ये ऑक्सीजन का निकल गया है, इसके कारण अपचयन की क्रिया होने लगती है। क्लियर। नेक्स्ट है देखो कार्बोनीकरण, कार्बोनेशन, कार्बन डाइऑक्साइड का क्षारों के साथ जुड़ना या कार्बन डाइऑक्साइड का जुड़ना कार्बोनीकरण कहलाता है। मृदा में जीवांश पदार्थ के अपघटन से CO2 बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड। जो मूल कार्बनिक पदार्थ हैं उनके अपघटन से CO2 बनती है, जो जल से संयोग करके कार्बनिक एसिड बनाती है। कार्बनिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है। अब इस कार्बनिक अम्ल के स्थान पर अपन कार्बोनिक अम्ल शब्द इस्तेमाल करेंगे। यहाँ देखो ये कार्बोनिक एसिड है। इस प्रक्रिया के कारण कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट बनते हैं। उदाहरण के लिए CO2 है, जल के साथ संयोग करती है, कार्बोनिक एसिड बनता है। इसके अलावा कैल्शियम कार्बोनेट और कार्बोनिक अम्ल संयोग करके कैल्शियम बाइकार्बोनेट निर्मित करते हैं, कैल्शियम बाइकार्बोनेट निर्मित करते हैं। उसके बाद देखो नेक्स्ट है जैविक अपक्षय, बायोलॉजिकल वेदरिंग। भौतिक एवं रासायनिक अपक्षय के अलावा जीव भी चट्टानों को विखंडित करते हैं। जीव जब ये काम करते हैं चट्टानों को विखंडित करने का, उसको जैविक अपक्षय कहते हैं। निम्न प्रकार से होता है। मनुष्य एवं जानवर, इफेक्ट ऑफ मैन एंड एनिमल्स। मनुष्य द्वारा रेल, सड़कें, बांध, नदी इत्यादि के लिए चट्टानों को चूर्ण चूर्ण कर देता है। ये कई सारे काम करता है जिससे चट्टानें टूटती है। इस कारण बड़ी चट्टानें छोटे छोटे टुकड़ों में विखंडित हो जाती है। इसी प्रकार चिड़ियाँ और कीड़े आदि चट्टानों में छिद्र बना लेते हैं, चट्टानें कमज़ोर होकर के टूट जाती है। तो मनुष्य और जानवर जैविक अपक्षय चट्टानों का करते हैं। ये देखो जैविक अपक्षय, यहाँ छिद्र बना लिए हैं चट्टानों में जीवों ने, और इसके कारण क्या होता है, ये चट्टानें कमज़ोर होती है, कमज़ोर होकर के टूट जाती है। क्लियर। नेक्स्ट देखो पौधों का प्रभाव। पौधों की जड़ें जब चट्टानों में प्रवेश करती है तो उन पर दाब के फलस्वरूप चट्टानें टूट जाती है और इन चट्टानों की दरारों में उपस्थित जड़ों द्वारा कार्बनिक अम्ल का निर्माण होता है, जिससे चट्टानें अपघटित होती है। जड़ें जब चट्टानों में प्रवेश कर जाती है तो उनके दाब से और जड़ें जो कार्बनिक अम्ल निर्मित करती है उसके कारण से चट्टानें क्या होती है, अपघटित होती है। क्लियर। ये देखो चट्टानों के अंदर पौधों की ये जड़ें जो है वो क्या कर गई है, प्रवेश कर गई है। इसके कारण क्या होता है, चट्टानों में जब जड़ें चली जाती है तो ये दाब बनाती है चट्टानों पर और कार्बनिक अम्ल भी निष्कासित करती है। वो क्या करता है, चट्टानों को अपक्षित करता है। क्लियर। फिर देखो सूक्ष्म जीवाणु, इफेक्ट ऑफ माइक्रोब्स। बैक्टीरिया, फंगस, एक्टिनोमाइसीटीज आदि चट्टानों एवं खनिजों से भोजन संश्लेषण के पोषक तत्वों को ले लेते हैं, जिससे चट्टानें क्या होती है, दुर्बल हो जाती है। यानी ये खनिजों का अवशोषण करते हैं जिससे चट्टानें दुर्बल हो जाती है। इसके अलावा पेड़ पौधों को सड़ा गलाकर कार्बनिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रदान करते हैं, जिससे खनिज एवं चट्टानों का विघटन होता है। पेड़ पौधे क्या करते हैं, जब सड़ते हैं और गलते हैं तो कार्बनिक अम्ल और CO2 बनाते हैं और ये खनिजों और चट्टानों का इनके कारण क्या होता है, विघटन होता है। अब देखो अपक्षय को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, फैक्टर अफेक्टिंग द वेदरिंग। अपक्षय को प्रभावित करने वाले कारक, खनिजों के अपक्षय को मुख्यतः निम्न कारक प्रभावित करते हैं। एक है जलवायवीय कारक, क्लाइमेटिक फैक्टर्स। यह कारक अपक्षय के प्रकार एवं दर को प्रभावित करते हैं कि नमी है, हवा है, वर्षा है, जल है, ताप है, ये जलवायवीय कारक हैं। यह कारक अपक्षय के प्रकार एवं दर को प्रभावित करते हैं। शुष्क दशाओं में भौतिक अपक्षय अधिक होता है, जिसके कारण खनिजों का आकार घट जाता है और उनकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है। शुष्क दशाओं में भौतिक अपक्षय अधिक होता है, जिसके कारण खनिजों का आकार घटता है और उनकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है। नमी की मात्रा बढ़ने से कौन सा अपक्षय बढ़ता है, रासायनिक अपक्षय अधिक होता है। आर्द्र क्षेत्रों में रासायनिक अपक्षय जो है वो ज़्यादा होता है। नमी वाले क्षेत्रों में कौन सा अपक्षय होता है, रासायनिक अपक्षय होता है।
उसके बाद देखो भौतिक गुणधर्म या फिजिकल प्रॉपर्टीज। खनिज का आकार, कठोरता, सीमेंटीकरण आदि अपक्षय को प्रभावित करते हैं। ये सब अपक्षय को प्रभावित करते हैं, यानी कठोरता ही है सीमेंटीकरण। महीन आकार के खनिजों का अपक्षय मोटे खनिजों की अपेक्षा अधिक होते हैं। जिनमें बारीक कण होते हैं उन खनिजों का अपक्षय है वो मोटे खनिजों की अपेक्षा अधिक होता है। एक कठोर खनिज जैसे क्वार्ट्जाइट का भौतिक अपक्षय क्या होता है? मंदगति से होता है। फलस्वरूप रासायनिक अपक्षय भी कम क्षेत्रफल के कारण धीरे होता है। क्लियर। उसके बाद देखो नेक्स्ट है रासायनिक एवं संरचनात्मक गुण, केमिकल एंड स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज। एक खनिज के अपक्षय की दर उसके आकार, रासायनिक एवं क्रिस्टलाभ गुणों पर निर्भर करता है। आकार कैसा है? रासायनिक और क्रिस्टलाभ गुणों पर निर्भर करता है। कठोर क्रिस्टलाभ धीरे धीरे अपक्षयित होते हैं। जो कठोर खनिज हैं वो धीरे धीरे क्या होते हैं? नष्ट होते हैं। तो ये था मृदा का निर्माण और उसमें चट्टानों का अपक्षय और उसको प्रभावित करने वाले कारक। क्लियर। मिलते हैं एक नए वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।